हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको उत्तराखंड का 2025 का डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है। मैंने 2024 में डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था और मैं अभी डाइट टिहरी से डीएलएड कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे वो है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि 200 क्वेश्चंस आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, ठीक है। और टोटल टाइम आपको मिलता है 150 मिनट्स, मतलब 2 घंटे और 30 मिनट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या है कि आपने 200 में से 200 सवाल टिक करके आने हैं, जो आते हैं वो और जो नहीं आते हैं वो भी, ठीक है। अब क्या है कि इसमें सब्जेक्ट कितने हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग एप्टीट्यूड। सबके 50-50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। सब देखिए, जनरल अवेयरनेस का कुछ भरोसा नहीं है कि जीके किस तरह का आ जाए। किसी साल वो बहुत इजी सवाल पूछ लेते हैं, जैसे पानीपत की फर्स्ट बैटल कब हुई या हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। सिंपल सिंपल सवाल पूछ लेंगे, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की, चंपारण मूवमेंट कब हुआ। लेकिन कभी कभी बहुत टफ सवाल पूछ लेते हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इसमें से मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये दो ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं, पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखना है टाइम मैनेजमेंट। अब आते हैं सोर्सेज कि जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके लिए सोर्सेज क्या फॉलो करने हैं। तो देखिए, 8th क्लास के ऊपर की मैथ रीजनिंग नहीं आती है इसमें, ठीक है। बैंक लेवल की नहीं आती, बहुत ही ईजी मैथ आती है। सबसे टफ सवाल जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट का होगा और या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी आर एस अग्रवाल की जैसे एक बुक आती है, आप ये फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी 8th क्लास की 7th क्लास की बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं। सेम गोज़ फॉर रीजनिंग, इसमें भी आप कोई भी नॉर्मल, या आप रीजनिंग को यूट्यूब से भी कर सकते हैं, कुछ बहुत टफ नहीं आता है। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें वही सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी अवार्ड्स आ सकते हैं, जैसे दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, या स्पोर्ट्स से कुछ अवार्ड्स आ सकते हैं, तो स्पोर्ट्स का आपको देख के जाना है। या फिर जैसे फिल्म के अवार्ड्स देख के जाने हैं, या नोबेल प्राइज़ जो होते हैं, ठीक है। ये ऐसे जो बहुत ही बेसिक वाला जीके होता है वो आपको देख के जाना है। बहुत टफ नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा कि किससे एमओयू साइन किया इंडिया ने, ऐसे नहीं पूछेगा। बहुत बेसिक करंट अफेयर्स आते हैं। जीके में क्या है, वही जो मैं पहले कह रहा था कि मिक्स हो सकता है, किसी साल टफ पूछता है, किसी साल बहुत ही ईजी पूछ लेता है। तो इसके लिए आपको जो सोर्स फॉलो करना है वो है या तो अरिहंत का या लूसेंट का जीके की कोई भी बुक फॉलो कर लीजिए, या अगर आपको कोई मैगजीन भी मिलती है आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। पर बहुत बेसिक आता है, बहुत टफ नहीं आता है, ठीक है। जैसे चंपारण मूवमेंट कब हुआ, या गांधी जी इंडिया कब लौटे, ऐसे बहुत। या फिर अगर कोई रिसेंट में चल रहा हो, जैसे अभी कोई इवेंट हुआ हो तो उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ हुई हो तो वो हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 24 अप्रैल है तो ये पंचायत दिवस मनाया जाता है इस दिन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड किसी ने पढ़ा नहीं होता है। अगर कोई बीएड का स्टूडेंट है जिसने पहले से बीएड किया हुआ है, उसको ये फैमिलियर लगेगा क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है बीएड में। लेकिन जो नॉन बीएड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले नहीं बीएड किया हुआ है, उनको इसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो या तो आपको एक बुक खरीद लीजिए या कोई यूट्यूब पर चैनल फॉलो कर लीजिए इसके लिए। तो इसमें 2 तरह के सवाल आते हैं। पहले तरीके के सवाल होंगे जो टीचर के एप्टीट्यूड, मतलब उसका एटीट्यूड कैसा है, वो क्या सोचता है, ये चेक करते हैं। पैडागोजी से रिलेटेड सवाल आएंगे। और दूसरे आएंगे कॉमन सेंस से रिलेटेड, बहुत ही बेसिक सवाल। ये हम आगे देखेंगे कि सवाल किस तरह से आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन रुकते हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से रुकते हैं, कि बच्चे टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनको सारे सवाल आते थे पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं ना, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके। सबसे कम टाइम लेता है जीके। क्यों? सिंपल से सवाल आएंगे, एक लाइन लिखी होगी, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो मतलब आप 1 मिनट में 4 सवाल भी कर सकते हैं। सबसे कम टाइम लेता है जीके। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन लेता है। तो मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके। जीके सबसे कम लेगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों बराबर टाइम लेते हैं
और बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड भी जीके की तरह है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो वो सोचते हैं कि हमारे पास तो 150 मिनट्स हैं, इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 50, 50 और 50। इसमें मैथ कर लेंगे, इसमें रीजनिंग कर लेंगे और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके दोनों हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आपको इस हिसाब से इसको डिवाइड नहीं करना है। आपको कैसे डिवाइड करना है? आपको ऐसे डिवाइड करना है कि आपको 40, 40, 40 और 30 में डिवाइड करना है। मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके। हो सकता है जीके में आपको 30 मिनट भी ना लगें, तो उसके जो बचे हुए हैं वो आप इन तीनों में से किसी एक को दे सकते हैं, ठीक है, जो बचा हुआ टाइम है। ऐसा क्यों होता है कि मैथ रीजनिंग तो हमको पता है कि ज़्यादा टाइम लेगा ही लेगा, तो ठीक है, मैथ तो ज़्यादा टाइम लेगा, हो गया। रीजनिंग ज़्यादा टाइम लेगा, हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं जीके के क्वेश्चंस की। अब देखिए जीके के क्वेश्चन क्या है। द लार्जेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन द स्टेट ऑफ मणिपुर इज कुकी, नागा, मैती, नॉन ऑफ दिस। आपने टिक किया मैती, तो आपने गोला किया, आपको लगे 10 से 15 सेकंड्स। दूसरा, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड। आपने ये टिक टिक किया, कामेट, आपने क्या किया, गोला किया, हो गया, ठीक है। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एंश्योर्ड इन इट्स। आपने चारों ऑप्शंस पढ़े, फिर आपने देखा डीपीएसपी का क्या आंसर है, आपने ये टिक किया। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, इसका जो भी आंसर होगा, आपने चारों क्वेश्चंस को 60 सेकंड्स के अंदर कर लिया। तो जीके के क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े आपको सोचना भी पड़ सकता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि आप 1 मिनट में 3 से 4 सवाल कर सकते हैं। अब अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे जाते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे हैं? जैसे ये है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन इज। अब आप सोचेंगे इवैल्यूएशन क्या होता है, फिर आप उसके ऑप्शंस पढ़ेंगे। द इवैल्यूएशन प्रोसेस एक्ट्स एज अ रीइंफोर्समेंट फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। अब आप सोचेंगे कि हाँ, करता तो है दोनों के लिए, सही है। इवैल्यूएशन इज ओनली क्वांटिटेटिव। इवैल्यूएशन तो क्वालिटेटिव भी होता है, ग्रेड भी मिलते हैं हमको, ठीक है, ये गलत हो गया। ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। पर ऑब्जर्वेशन तो मेथड होता है, ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये सही आंसर है। अब आप उसको गोला करेंगे तो इसमें आपको कितना टाइम लगा? 20 से 25 सेकंड्स लगे। इसका मतलब है कि आप 1 मिनट में 2 सवाल कर पाएंगे, या हो सकता है 1 मिनट में 1 ही सवाल कर पाएं गोला करने के साथ साथ। तो इसके जो ऑप्शंस हैं ना, वो भी लंबे लंबे लाइंस में लिखे होते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। जैसे आप दूसरा सवाल देखो, ये छोटा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टीचर बिहेवियर। बट आपको सोचना पड़ेगा। प्रेजिंग और एनकरेजिंग, गिविंग लेक्चर, गिविंग डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। आप सोचोगे ना इन चीज़ों के बारे में, पहले सोचोगे तभी तो आप डिसाइड करोगे, फिर आप गोला करोगे तो टाइम लगेगा आपको। भले ऑप्शन छोटे छोटे हैं, लेकिन सोचने में तो टाइम लगेगा ना। वैसे ही अगर आप इनको देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आप सोचोगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? और अच्छा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जो बाद में करते हैं, मतलब वो क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, मतलब हाफ ईयरली एनुअल। तो आप देखोगे फॉर्मेटिव इन नेचर गलत है। इट हैव द टीचर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, मॉनिटर नहीं करता है, बाद में करता है, ये तो गलत है। इट इज समेटिव, ये सही है। इट हैव स्टूडेंट्स टू मॉनिटर, ये भी गलत है। तो अब आप इसको टिक करोगे तो आपको ये सेंटेंसेस पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसी तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे सवालों को करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नॉर्मल सवाल होंगे जीके की तरह, पर ऐसा नहीं होता है, लंबे लंबे सवाल होते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है हमको। अब हम देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सवाल हैं वो 2 तरह के होते हैं, हमने कहा था, ठीक है। पहले तरह के सवाल क्या हैं, जो पैडागोजी पे बेस्ड हैं, ठीक है, जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, जैसे NEP पे रिलेटेड होंगे या NCF से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। जैसे ये देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ढांचा है वो क्या है, मतलब कि स्ट्रक्चर क्या है जो रेकमेंड किया है NEP 2020 ने, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि इसका आंसर सही है तो आप टिक कर सकते हो, नहीं पता तो नहीं पता है। तो इसका आंसर क्या है? 5334, यानी कि C इसका आंसर है, ठीक है। दूसरा, RPWD एक्ट जो है उसमें कितनी डिजेबिलिटी है? 21। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये है थ्योरी के, जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। टीचर शुड व्यू लर्नर्स एज, किसकी तरह देखना चाहिए? ये NEP का सवाल है, सॉरी ये NCF का सवाल है। रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, रोड लर्नर्स, एक्टिव पार्टिसिपेंट, गुड फॉलोवर टीचर। रोड लर्नर तो हो नहीं सकता, मतलब कि रटाना तो है नहीं, ठीक है। रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज, अब NCF क्या कहता है? NCF कहता है कि टीचर जो है ना वो सिर्फ एक गाइड है, ठीक है, वो नॉलेज नहीं देता है, वो सिर्फ एक क्या है? गाइड है। इसका मतलब क्या है कि रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज तो होंगे नहीं बच्चे, तो पहला और दूसरा गलत हो गया।
चौथा क्या है, अ गुड फॉलोवर टीचर। टीचर को फॉलोवर थोड़ी बनाने हैं, अपना स्पिरिचुअल ज्ञान देगा उसको अपना फॉलोवर बनाएगा, नहीं नहीं, टीचर का काम क्या है, गाइड का। किसने कहा है, एनसीएफ ने कहा है। तो चौथा भी गलत हो गया। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग, मतलब कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब दे रहे हैं, या फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो उस पर सवाल पूछ रहे हैं, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से पता चलेगा, अगर आप एनईपी पढ़ेंगे या आप एनसीएफ पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना आपको। तो ये तो एक तरह के सवाल हो गए। इसी तरह से दूसरा सवाल क्या हुआ, जैसे ये है, दिनेश स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स का स्टूडेंट है, ठीक है, उसे असाइनमेंट दिया गया। अब उसने जब अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉल किया तो उसे पता चला कि वो कुछ चीज़ें इंक्लूड करना भूल गया। तो बाद में उसने क्या किया कि अपनी सेल्फ स्टडी से अपने असाइनमेंट पे इम्प्रूवमेंट किया खुद से ही, और बाद में टीचर को सबमिट कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि ये किस तरह का असेसमेंट है। तो हम देखते हैं कि जो असेसमेंट एज लर्निंग होता है ना, वो स्टूडेंट खुद करता है। ठीक है, जो फॉर लर्निंग होता है वो पढ़ाई के साथ साथ होता रहता है, पर ये टीचर करता है। जो ऑफ लर्निंग है वो पढ़ाई के बाद होगा, ये भी टीचर करेगा, और एज लर्निंग जो होगा ये स्टूडेंट करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर दिनेश खुद को इम्प्रूव कर रहा है, उसने देखा कि उसने अपने एक्सपीरियंस सीखा कि मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं की थी, अब मैं करूँगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस उसने सेल्फ स्टडी करके इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये चीज़ आपको जब आप पढ़ोगे इसके बारे में, बुक से पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एज लर्निंग क्या है, ऑफ लर्निंग क्या है, फॉर लर्निंग क्या है, और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो ऑफ लर्निंग और समेटिव असेसमेंट एक ही बात होती है। इसके बाद बगल में जो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड एम ऑफ एजुकेशन, डेवलप थॉट एंड ऑटोनॉमी। थॉट एंड ऑटोनॉमी मतलब कि उसकी सोच को डेवलप करना है, और ऑटोनॉमी मतलब खुद से डिसीजन लेने का जो उसकी क्वालिटी है उसको डेवलप करना है। तो हाँ ठीक है, ये सही है। हेल्थ एंड वेलबींग, ये भी सही है। कल्चरल पार्टिसिपेशन, ये भी सही है क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। प्रिपेयरिंग टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मॉडल बनाना तो एजुकेशन का एम नहीं है ना। मॉडल जो होता है वो एजुकेशन में हेल्प करता है, उसका एम नहीं है वो। तो इसका आंसर ये होगा। तो ये कैसे सवाल है, ये सवाल है जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ के आएंगे। ठीक है, जब आप उसको पढ़ोगे। और दूसरी तरह के सवाल कौन से होते हैं, जैसे ये है, संदीप इज अ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। नया नया अपॉइंट किया गया एक स्कूल में। आफ्टर टीचिंग ईच चैप्टर इन द क्लास व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए हर चैप्टर पढ़ाने के बाद। ठीक है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। पहला सवाल, पहला ऑप्शन ये है, फर्स्ट इंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, टेक अ टेस्ट एट द एंड ऑफ द एंटायर कोर्स, आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम 1 or 2 स्टूडेंट्स एंड देन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर दो, ये तो होगा नहीं, क्योंकि भाई जब तुमने एक चैप्टर पढ़ाया तो तुम चेक तो करोगे ना कि बच्चों को आया कि नहीं आया। टेक अ टेस्ट एट द एंड ऑफ द एंटायर कोर्स, पूरा पढ़ाने के बाद, पूरी बुक खत्म करने के बाद एक टेस्ट लेना चाहिए, ये भी गलत है। आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम 1 or 2 स्टूडेंट्स, एक दो से पूछा और आगे बढ़ जाओ, और जो बाकियों को समझ नहीं आएगा तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट एंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को पाठ समझ में आ गया है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना। दूसरा कॉमन सेंस का क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड यू से एज अ टीचर टू द स्टूडेंट्स इफ दे कम लेट टू स्कूल ऑन रेनी डे। अगर बरसात के दिन कुछ विद्यार्थी देर से विद्यालय आए हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे। यू वुड नॉट से एनीथिंग, आप कुछ नहीं कहेंगे। कुछ क्यों नहीं कहेंगे भाई, ये तो गलत ऑप्शन है। ठीक है, यू वुड पनिश देम फॉर बीइंग लेट, नहीं, आपको उनको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। यू वुड मेक देम टेक एन ओथ, कि आप उनको शपथ दिलाएंगे कि हम आगे से कभी नहीं आएंगे, ये भी गलत है। लेकिन अगर आप बी ऑप्शन को देखेंगे ना, यू वुड फाइंड आउट द रीजन फॉर बीइंग लेट, तो ये ऑप्शन सही है। आप रीजन पता करेंगे भाई क्यों लेट आए। हो सकता है वो कहेंगे सर रास्ते में पानी भर गया तो हम दूसरे रास्ते से आए, या अगर वो बस से आ रहे हैं तो बोल सकते हैं कि सर रास्ता टूट गया था तो फिर थोड़ा काम चल रहा था, जब रास्ता खुला तब हम आए। तो ये कॉमन सेंस का सवाल है। अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे सही ऑप्शन है इनमें से। अगर ये पेपर लेके आप घर पे सॉल्व करने बैठोगे ना तो आप मैथ और रीजनिंग के सारे सवाल सॉल्व कर दोगे। लेकिन पेपर में क्या होता है, प्रेशर होता है, तो प्रेशर में बहुत सारे सवाल जो आते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इक्वेशन सॉल्व की, आपका आंसर आया 2x = 100 और x = 50। आपने 50 पे टिक कर दिया, बाद में पता चलता है कि आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए थी, आपको 4x की वैल्यू चाहिए थी। लेकिन प्रेशर इतना होता है कि जल्दीबाजी में हम उसको भूल जाते हैं और 50 को टिक कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल गलत होते हैं, बहुत सबके होते हैं,
तो उसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। टाइम मैनेजमेंट करना है तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। या तो आप कोई टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए, बहुत सारे हैं वो यूट्यूब पे ही करवाते हैं डेली के 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चंस। तो जीके के भी कर लीजिए, और मैथ रीजनिंग के भी कर लीजिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कर लीजिए। आपको बस ऐसी तैयारी रखनी है कि आप 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस मैथ के पूरे कर दो। तो एक वीडियो में आपको मैथ के कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दूंगा जो कि रिपीट होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ के किस तरह के सवाल पेपर में रिपीट होते हैं। और जो एग्ज़ाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हर साल जून में एग्ज़ाम होता है। पिछले साल थोड़ा लेट हो गया था, कुछ जो एडमिशन की प्रोसेस थी उसकी वजह से, पर जून में होता है हर साल एग्ज़ाम। तो आप ये लगा लो आपके पास 2 मंथ है या उससे भी कम टाइम है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को इस हिसाब से डेवलप करो कि 1 मंथ में आपका सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।